मैं ज़रा साजिद साहब आपकी तरफ आता हूँ। मुझे ये बताएं कि ये जो एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी ने जिस मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की अप्रूवल दी है, इसको देखते हुए आप आइंदा बजट में क्या बिजनेस फ्रेंडली स्टेप्स देख रहे हैं, या कोई पब्लिक रिलीफ एक्सपेक्ट किया जा सकता है? किसी किस्म का कोई रिलीफ मासेस को मिलेगा? जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल है एक तो शायद आप तक ये न्यूज़ आ गई होगी कि जो बजट है वो पोस्टपोन्ड हो गया है 10 जून तक। अब बजट जो है वो 10 जून को आ रहा होगा, जो नई डेट आई है। और उसमें शायद एक रीज़न ये भी है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो हुआ था अप्रूव, शायद उसमें कुछ चेंजेस जो है वो हों। क्योंकि हमारी जो एंगेजमेंट है गवर्नमेंट की वो आईएमएफ के साथ चल रही है। तो उसमें शायद कुछ जो इंडिकेटर्स हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक वो उनके जो नंबर्स हैं वो चेंज हो सकते हैं। तो शायद इसलिए फिर बजट को पोस्टपोन किया गया कि ऐसा ना हो कि 5 तारीख को हम बजट करें पेश और 6 को है वो चेंजेस हम दोबारा से शुरू कर दें। तो शायद उसकी एक तो ये है कि वो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क अभी थोड़ा सा खुद जो है वो चेंज होगा। आई थिंक शायद आप ही के प्रोग्राम में मेरी बात हुई है कि ये दो सवाल हैं कि क्या रिलीफ मिलेगा और क्या रिलीफ मिलना चाहिए या नहीं, या मिल सकता है या नहीं। अगर हम इस वक्त गवर्नमेंट की पोजीशन लेते हैं तो वो बेसिकली ये है कि शायद को बहुत ज़्यादा रिलीफ की एक्सपेक्टेशंस ना रखी जाए, क्योंकि जाहिर है एक मुश्किल हालात हुए हैं। क्राइसिस जो है वो आया है, खासकर ये जो ऑयल क्राइसिस आया है यूएस ईरान वार का, जिस पे आप बात भी कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट की पोजीशन है वो बड़ी टाइट है। शायद बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं होगा, कोई बड़ा नॉमिनल सा होगा। सैलरी में कोई 5-7% का इजाफा हो सकता है, कोई 1-8% जो है वो टैक्स एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं, बट ज़्यादा तवक्को है कि शायद नए टैक्स लग रहे होंगे। तो ये तो है कि क्या रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। सवाल ये है कि क्या रिलीफ मिल सकता है, क्या उसके ऑप्शंस हैं या नहीं हैं। मुझे लगता है कि इस पे शायद बहुत कम बात हो रही है, और गवर्नमेंट ने बड़ा सक्सेसफुली बहुत हद तक ये कन्विंस करने की कोशिश की है कि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। मुझे लगता है कि ऑप्शंस हैं। डिपेंड ये करता है कि क्या गवर्नमेंट के पास वो पॉलिटिकल विल और कैपेसिटी है कि वो उसको इम्प्लीमेंट कर सके। नदर साहब ये बताएं कि इसराइल और लबनान के दरमियान आज का और जो कल मुज़ाकरात होने हैं, क्या इसराइल लेबनान इशू को ईरान जंग से आइसोलेट करने में कामयाब हो जाएगा आपके ख्याल में, या फिर इसराइल को जो है वो लेबनान से इनखला करना जो है वो लाजमी है, करना पड़ेगा? मेरा ख्याल तो ये है कि ईरान इस पे जमा रहेगा, क्योंकि अगर इसराइल साउथ लेबनान में रहता है तो उससे ईरान की बहुत ज़्यादा सुबकी होगी, और उसका जो राइस होना है एक पोस्ट सिनेरियो में, पोस्ट वॉर सिनेरियो में, उस पे एक बहुत बड़ा धचका लगेगा, और उसको ये खिफत वो मिटा नहीं पाएगा, क्योंकि फिर वहाँ हिजबुल्लाह भी उनसे नाराज़ होगा। और ये ऐसी सूरत हाल है जो ईरानी न्यू लीडरशिप के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर सकती है विद इन देयर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर, लीडरशिप इंफ्रास्ट्रक्चर। तो लेकिन दूसरी तरफ उसकी पूरी कोशिश होगी इज़राइल की को वो इस पे कब्ज़ा जमाए रखे, या इसको बफर स्टेट के तौर पे बना लें, और इस पे कोई और कदगन है ना कंप्रोमाइज़ करके लगवा दी जाए। तो ये सूरत हाल ऐसी ही होगी, और बड़ी फ्रेजाइल और वल्नरेबल होगी, इनस्टेबल स्टेबल नहीं होगी। दिस इज़ हाउ आई लुक एट इट। ओके, ठीक। ब्रिगेड साहब, ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो एबीसी न्यूज़ से बात करते हुए कहा है कि आइंदा हफ्ते तक जो है वो अबूरी मुआहदे की उम्मीद है, और इसमें आपका क्या ख्याल है कि क्या ऐसा पॉसिबल है, और अगर नहीं तो बड़ी हर्डल क्या है? ज़रा इसराइल वाले मसले से हट के बताइएगा, और भी कोई चीज़ है इसके अलावा? जी हाँ, मैं देखिए मेरे ख्याल में पॉसिबल दो कोर इश्यूज में तो फंसे हुए हैं, बाकी चीजें अटकी हैं। दैट इज वन इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उसके मॉडलिटीज मैकेनिज्म पर अभी तक इतफाक नहीं हो सका है। जिस तरीके से ईरान की कोशिश थी कि हम और ओमान मिल के करेंगे, तो दैट्स वाई अमेरिका ने क्या ओमान को थ्रेट किया, हम आपको तबाह कर देंगे। सो दैट्स वाई आप वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके क्लेम और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी मानती है कि दिस आर द इंटरनेशनल वाटर्स। सो देयरफॉर एक मैकेनिज्म आप इम्प्लेस नहीं कर सकते। अगर आज इधर करेंगे तो बाकी दुनिया सब में तो ये एक नया सिलसिला स्टार्ट होगा। और सेकंड न्यूक्लियर वाला है, और न्यूक्लियर का बड़ा सेंसिटिव इसलिए इश्यू है। दैट्स वाई उन्होंने कहा कि उसको हम सेकंड फेज में, अगर एमओयू पर अंडरस्टैंडिंग होती है तो ये सेकंड फेज में डिलिब्रेशन इस पे हम करेंगे।
सो ये दो चीज़ों पे अभी बातचीत हो रही है, स्पेशली कि हाईली इनरिच यूरेनियम के क्या होगा, और जो ऑलरेडी इंस्टॉलेशन है, क्योंकि अमेरिकन तो चाह रहे डिसमेंटल करें, जीरो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, लेकिन हम ईरानीज कहते हैं कि नहीं भाई, हम 3.67% ऑथराइज है वो तो हम करेंगे, तो बाकी ये मसले हैं। तो उसमें दरमियान में उसमें फंसे हुए। एक मैं लेबनान पे बात करना चाहूंगा। देखिए लेबनान में इसराइलीज अभी दे आर ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ बैरूत, और ये हिस्ट्री में रहे हैं कि 2000 में भी जाके वो बैरूत में दाखिल हुए थे। देन इट वाज हिजबुल्लाह जिन्होंने उनको वहां से निकाला था। तो अभी दोबारा देखें, दे पहले उन्होंने बात की, येलो लाइन की बात की, फिर देन दे सेड दे विल गो टू अप टू लिटानी रिवर। सो लिटानी रिवर का जो लाइन है 32 किलोमीटर इनसाइड, अब वो चले गए जहरानी रिवर, दैट इज 42 किलोमीटर inside Lebanon. So almost 20 to 25% of Lebanon उन्होंने ऑक्युपाई कर चुके हैं। सिमिलरली आप देखें कि सीरिया के अंदर दे हैव ऑक्युपाइड 400 स्क्वायर किलोमीटर्स जब बशार अल असद की गवर्नमेंट के फॉल हुआ है। सो एक्सपेंशन भी कर रहा है। सो आप देख लें कि इजराइल की कोशिश तो यही है, दैट्स वाई वो कंसेप्ट क्या है कि कंफ्लिक्ट जारी हर जगह पर रहे, एक सिचुएशन क्रिएट रहे, ताकि वो अपनी जो कहते हैं ना, अपनी जो उसके साथ होना था वो अपना आप को बचाने के लिए ये नेतन्याहू सारा कुछ कर रहा है। फिर ऊपर से यकीनन जो हार्ड लाइनर्स हैं, फार राइट के लोग हैं, वो भी उसके साथ मिले हुए हैं। सो मेरे ख्याल में, लेकिन देखिए ट्रम्प का अल्टीमेट है कि ऑफ रैम्प एग्जिट, और स्पेशली फोकस उनका है इन दो इश्यूज पे, क्योंकि अगर किसी में भी वो गिव इन करता है तो फिर लोग यही सवाल पूछेंगे। मिड टर्म इलेक्शंस में ऑलरेडी इनके लिए मसले होंगे, डेमोक्रेट्स इसको उठाएंगे, और फाइनली अल्टीमेटली इनकी इम्पीचमेंट भी हो सकती है इस पे। ओके, बिल्कुल ठीक है। साजिद साहब, ये जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क से अपेरेंटली जाहिर होता है कि एक्सपोर्ट्स और जो तरसीलात ज़र है, रेमिटेंसेस हैं, उसमें बहुत नुमायाँ इजाफे की एक्सपेक्टेशंस नहीं है। ऐसी सूरत में हुकूमत के पास जो है वो डेवलपमेंट के लिए क्या अल्टरनेट स्पेस मौजूद है, अल्टरनेट उनके पास ट्रैक्स हो सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया। आई होप आपको मेरी आवाज़ अभी आ रही आई है। कैन हियर यू नाउ। तो मैं लास्टली एक पॉइंट पहले कंप्लीट कर लूँ। तो मेरा ये था कि गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस हैं। अब मैं एक छोटी सी मिसाल से रख दूं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारा, उससे 800 बिलियन रुपीस के करीब जो है वो पोटेंशियल टैक्स कलेक्शन है, और हमको 10 बिलियन सिर्फ कलेक्ट कर पाते हैं उसके अंदर से। तो हमारे यहाँ प्रॉपर्टी टैक्सेशन में बहुत ज़्यादा गैप है इस वक्त, टोबैको टैक्सेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इस वक्त गैप है। रिटेलर्स जो हैं, हमने इस साल भी जो उनका टारगेट है वो 250-300 बिलियन के करीब रखा था, लेकिन शायद 40-50 बिलियन के करीब कलेक्ट कर पाए हैं। मुझे एक बात बताएं कि आपके जो टोबैको है वो भी लेजिस्लेटर्स हैं, आपके जो रिटेलर हैं वो वोटर सपोर्टर हैं या फंड करते हैं वो हैं, और बाकी और क्या आपने इससे पहले बताया, मैं एग्रीकल्चर है वो भी लेजिस्लेटर हैं। तो ये तो तीन ये लोग ऑलरेडी वहाँ बैठे हुए हैं, तो क्या करेगी हुकूमत? यही हमारा पॉइंट है। पॉइंट यही है कि ये सवाल ऑप्शंस के ना होने का नहीं है, सवाल गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज और सियासी जो विल है उसकी, जो कमिटमेंट है उसकी, उसका है। तो एक तो ये बड़ा क्लियर मैसेज हमें जाना चाहिए कि गवर्नमेंट के पास ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस नहीं है। अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही या नहीं कर पा रही तो शायद ये उसके अपने चैलेंजेस हैं, जो कि सियासी एक है, और इस पे हमें गवर्नमेंट को पुश करते रहना चाहिए कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनसे अगर आप 20% भी इंक्रीज कर लें तो जो आपने तनख्वाहदार तबके पे और आम आदमी पे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोझ डाला हुआ है वो बहुत हद तक जो है वो कम हो सकता है। हम पीडीएल को इसलिए बढ़ा रहे हैं इस साल, फर्दर उसको 1.7 ट्रिलियन के करीब लेके जा रहे हैं, क्योंकि हम इनसे टैक्स ले नहीं रहे या लेना नहीं चाह रहे या ले नहीं पा रहे। तो एक तो मेरा ये पॉइंट था। जो दूसरा आपका है, हमारा अगले साल में जो एक्सपोर्ट्स हैं वो थोड़ी कम होने की तवक्को है, स्लगिश रहेंगी, दो वजहों से। कि एक तो ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन एक्सपेक्टेड है जो थोड़ा प्रोलॉन्ग करेगा, और साथ ही साथ हमारे यहाँ जब एनर्जी की प्राइसेस बढ़ती हैं, आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो जो आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ेगी। रेमिटेंसेस हैं वो भी डिप रहेंगी, थोड़ा स्लो रहेगी, कम से कम उनके बढ़ने की तवक्को नहीं है। So, ये जो जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, रह जाता है। जी गो अहेड, कंप्लीट करें आप, मैं फिर एक और सवाल आपसे करना चाहता हूँ। जी, मेरे ख्याल हम देख रहे होंगे कि शायद इस साल जो कर्जा है वो इस साल की निस्बत भी ज्यादा कर्जा हम ले रहे होंगे 26-27 के। तो पीएसडीपी पे भी हम अपना कोई फ़र्क नहीं डाल रहे, वो भी जो है वो बढ़नी है। मुझे ये बताएं कि ये जो हम इस वक्त बात कर रहे हैं, तो फिर एक तो जितने भी इकोनॉमिस्ट से मैं बात कर रहा हूँ, हर प्रोग्राम में मैं एक इकोनॉमिस्ट को ज़रूर लेता हूँ ताकि इस पर ज़रा खुलकर बात हो सके। ये
जो कुछ इस वक्त हो रहा है, मुझे तो बज़ाहिर ये लगता है, इस पर ज़रा आप खुल के बात कीजिएगा, कि इसके आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस की ज़रूरत है, जिनका मैंने हवाला दिया, आपने हवाला दिया कि वो चाहे वो शुगर मिल्स वाले हैं वो लेजिस्लेटर हैं, एग्रीकल्चर वाले हैं वो लेजिस्लेटर हैं, टोबैको वाले हैं वो लेजिस्लेटर हैं, रिटेलर है तो सच्ची बात करनी चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूंसी है जो आपको फंड करती है और वो सारा। जो ग्लोबल मेल्टडाउन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो जिस वक्त आएगा, पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, पाकिस्तान तो टॉलरेट नहीं कर सकेगा। कर्जे भी आप कह रहे हैं हम इससे ज़्यादा ले रही है, हुकूमत ज़्यादा लेगी, और अपनी डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर्स भी कम नहीं करेगी, क्योंकि कहीं मिड टर्म है तो कहीं कहीं इलेक्शन आने वाले हैं, कहीं लोकल बॉडीज़ है तो कहीं कुछ है। क्या अब इसका सिवाय आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन के कोई रास्ता और रह गया है इसी तरह मईशत चलाने का? मुझे तो नहीं लगता कि ये रास्ता कोई रास्ता है जिस पे हम चल रहे हैं। शायद ऑपरेशन थिएटर में वैसे ही मैनेजमेंट की जा रही हो, पेशेंट को ऑक्सीजन दी जा रही हो। ऑनेस्टली हमारे यहाँ जो ये आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन है, इसको एक बहाने के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। बड़े सिंपल सॉल्यूशंस हैं, कोई इसमें आउट ऑफ बॉक्स नहीं है। इनकम टैक्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स सब पे इक्वल करें और सबसे लें। आपकी एग्रीकल्चर से इनकम आ रही है या रियल एस्टेट से आ रही है, कहीं से भी आ रही है, आप टैक्स नेट में हैं तो आप टैक्स दें। फाइलर नॉन फाइलर की डिवाइड को ख़त्म करें, जिसके ऊपर टैक्स लगता है वो हर सूरत में टैक्स दे, स्टेट कैपेसिटी हो कि वो टैक्स ले उसके अंदर। तो ये मुझे लगता है बड़े बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। बहुत ज़्यादा इस पे आउट ऑफ, हमने मुझे लगता है ये आउट ऑफ बॉक्स जाने के चक्कर में जो बुनियादी नॉन सोर्सेज हैं हमने उनको छोड़ दिया है, और हमने उसको एक एलीट कैप्चर के नाम पे एक वो दे के, एक कवर दे के, तो हम कहते हैं जी हम आउट ऑफ बॉक्स पे चले जाएंगे। मगर टम्बकटू की गवर्नमेंट ने तो नहीं करना ना, इसी गवर्नमेंट ने करना है, तो वो कैसे करेगी आप मुझे बताएं, अगर उसकी बेसिस ये है। सॉरी क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ सर, ये किसी आउटसाइडर या टम्बकटू की गवर्नमेंट ने नहीं करना ना, इसी गवर्नमेंट ने करना है। अब इसकी मजबूरियां हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, तो वो कैसे करेगी? फिर तो तनख्वाहदार सबका टैक्स देगा बस, और जो नेट में वो देगा, इसके अलावा बाकी हम लोग रोज ये कहानियां करते हैं और घर चले जाते हैं। तो उसमें यही होगा जो हो रहा है, ये सस्टेनेबल नहीं होगा। मुझे लगता है कि जो पीक है, जिसको हम कहते हैं ना टैक्स एक्सट्रैक्शन, उसकी पीक आ चुकी है। हम जितना निचोड़ सकते थे किसी भी सेगमेंट को हम निचोड़ रहे हैं। 1.7 ट्रिलियन फ्रॉम पीडीएल, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है एक लिहाज से, हम उस पर लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ये बड़ा क्लियरली अंदाजा है, होना चाहिए कि ये ज्यादा देर सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। ठीक, तो जो बेसिक्स हैं उस पर जाएं। एनीबडी हु इज लायबल टू पे टैक्स शुड पे टैक्स। राइट, सही कह रहे हैं आप। फाइलर नॉन फाइलर की तमीज़ ख़त्म होनी चाहिए। एक दफ़ा तो सब सामने आए ना, कुछ साल के लिए कर दें ऐसा, बाद में चलें रिलीफ दिया जा सकता है। फ़िलहाल तो इस फ्रेमवर्क में सबको लेके आए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।